This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हम लोग जिस परिवार और समाज में रहते हैं वहाँ एक दूसरे के साथ और विश्वास से ही जिंदगी बीती है, लेकिन कभी कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना बहुत खतरनाक साबित होता है, फिर वो चाहे अपना हो या पराया। क्राइम की दुनिया ऐसे केसेस से भरी पड़ी है। कुछ ऐसे ही है हमारी आज की कहानी 2022 में महाराष्ट्र के सांगली में हुए एक भयानक अपराध की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये किसी शख्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और अंधविश्वास की ऐसी दास्तान है जिससे कुछ पढ़े लिखे सुखी समृद्ध लोगों की अक्ल और आंखों पर भी लालच का ऐसा पर्दा पड़ा कि वो अपने परिवार की तरफ आती हुई विनाश की आंधी को भी देख नहीं पाए। आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र के सांगली जिले से। ये मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एक शांत इलाका है। इसी सांगली के महसर गांव में वानमोरे परिवार रहा करता था। इस परिवार में दो सगे भाई थे, बड़े भाई पोपट वानमोरे और छोटे भाई माणिक वानमोरे। 54 वर्षीय पोपट वानमोरे एक स्कूल में आर्ट टीचर थे। उनके परिवार में पत्नी संगीता वानमोरे, एक बेटी अर्चना वानमोरे और एक बेटा शुभम वानमोरे था। अर्चना वानमोरे कोल्हापुर के एक बैंक में काम करती थी और वो कोल्हापुर से सांगली आती जाती रहती थी। बच्चों की दादी अक्का ताई वानमोरे भी इनके साथ रहती थी। दूसरे भाई माणिक वानमोरे पेशे से एक वेटरियन यानी पशु चिकित्सक थे। इनके परिवार में पत्नी रेखा माणिक वानमोरे, बेटी अनीता वानमोरे और बेटा आदित्य वानमोरे था। दोनों भाई उसी गांव में दो अलग अलग घरों में अपने परिवार के साथ रहते थे, पर सभी का आपस में बहुत प्यार था और बाकी गांव वालों और पड़ोसियों से भी इन सभी का बहुत मेल मिलाप था। 20 जून 2022 की सुबह पड़ोसियों ने नोटिस किया कि काफ़ी देर होने पर भी पोपट वानमोरे के घर का दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही कोई घर से बाहर निकला था, जबकि रोज़ सुबह सुबह इस घर में हलचल शुरू हो जाती थी। घर से कोई ना कोई दूध लेने के लिए निकलता था, पर आज कोई भी दूध लेने भी नहीं गया। ऐसे में वो दूध वाला उनके घर ही पहुँच गया। उसने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, बेल भी बजाई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वहाँ सभी पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। पड़ोसियों ने परिवार के लोगों के मोबाइल फ़ोन ट्राई किए, पर या तो फ़ोन स्विच ऑफ थे या नॉट आंसरिंग मोड पर थे। ऐसे में दूसरे भाई माणिक वानमोरे के घर का भी फ़ोन ट्राई किया गया, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक शख्स घर के बाकी दरवाजे और खिड़कियां चेक करने पहुंचा। तब एक खुली हुई खिड़की से जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो वो बुरी तरह से चीखने लगा। अंदर वानमोरे परिवार के सदस्य फर्श पर जहां तहां पड़े थे। किसी अनहोनी की आशंका में अब 2-3 लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर पोपट के भाई माणिक वानमोरे के घर खबर देने के लिए भेजा गया, क्योंकि माणिक वानमोरे से फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं हो पाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माणिक वानमोरे के घर के बाहर भी 3-4 लोग खड़े हैं, जो कि जानवरों के हॉस्पिटल से आए थे। क्योंकि माणिक वानमोरे आज हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे और ना ही उनकी कॉल्स का जवाब दे रहे थे। उनके घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था और काफ़ी खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब बिना देर किए इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहले पोपट वानमोरे के घर पहुंची। दरवाज़ा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उस घर में पोपट वानमोरे, उनकी पत्नी संगीता वानमोरे और बेटी अर्चना वानमोरे अलग अलग मरे हुए पड़े थे। सबके मुंह से झाग निकल रहे थे, जैसे कि जहर पीने के बाद होता है। इसके अलावा कहीं कोई स्ट्रगल, लूटपाट के निशान नहीं थे। पहली नज़र में ये सुसाइड का मामला लग रहा था। अब पुलिस फ़ौरन डॉक्टर माणिक के घर पहुंची। उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर भी जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक था। पोपट वानमोरे के घर की तरह यहाँ भी पूरे घर में लाशें बिखरी थीं। इस घर में अलग अलग जगह कुल 6 लाशें थीं। माणिक वानमोरे, उनकी पत्नी रेखा वानमोरे, बेटी अनीता वानमोरे, बेटा आदित्य वानमोरे, बच्चों की दादी अक्का ताई वानमोरे और भतीजा यानी पोपट वानमोरे का बेटा शुभम पोपट वानमोरे सभी मर चुके थे। इन सभी के मुंह से भी झाग निकला हुआ था। वहाँ सबके बीच एक जहर की शीशी भी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से एक साथ जहर पीकर खुदकुशी की थी। यहाँ भी कोई स्ट्रगल, खून या लूटपाट का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और तफ्तीश शुरू की। वानमोरे परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खुदकुशी करने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।
जिसने भी इस खबर को सुना वो सन्न रह गया। इस खबर ने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वैसे भी बुराड़ी में हुए सामूहिक हत्याकांड को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उसकी यादें अभी भी लोगों के दिमाग में ताज़ा थीं। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि ये एक अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था। दोनों भाई अच्छी पोस्ट पर थे, एक बेटी भी बैंक में जॉब करती थी और ये काफ़ी खुशहाल परिवार था। लाशों की तलाशी लेते वक्त पुलिस को जेब से एक पेपर नोट मिला था जिस पर करीब 25 लोगों के नाम लिखे थे और ये भी लिखा था कि वानमोरे परिवार ने इन सभी से भारी कर्ज लिया हुआ है और ये सभी उन्हें पैसों के लिए तंग और अपमानित कर रहे हैं। जब पड़ोसियों से पुलिस ने इस बारे में पूछा तो कई लोगों ने कहा कि हाँ, इस फैमिली ने शायद बड़ी रकम उधार पर ली हुई, क्योंकि अक्सर कर्जदार पैसे मांगने के लिए घर के चक्कर लगाते थे। वो यहाँ आकर चिल्लाते थे, धमकाते थे, गालियाँ भी देते थे। तब दोनों भाई चुपचाप सब सुनते थे और उन्हें बाद में फिर से आने को कहते थे। अपने कई पड़ोसियों और रिश्तेदारों से उन्होंने इस कर्ज का जिक्र भी किया था। वो एक स्टील फैक्ट्री खोलना चाहते थे, उसी के लिए शायद कर्जा लिया गया था, पर ना तो फैक्ट्री खुली और ना ही पैसा वापस दिया गया। अब इसकी क्या वजह थी ये किसी को भी पता नहीं था। शायद अपमान से बचने के लिए इसी परेशानी में पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। शुरुआती जांच में यही कहानी निकलकर पुलिस के सामने आई और पुलिस इसी आधार पर जांच कर रही थी। उस पेपर नोट पर लिखे 25 नामों में से 19 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये निजी साहूकार थे। इन सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया, पर फिर भी पुलिस को कुछ बातें बुरी तरह खटक रही थी। सबसे पहले वो पेपर नोट, जिसे शुरू में वानमोरे फैमिली का सुसाइड नोट समझा जा रहा था, वो असल में सुसाइड नोट जैसा था ही नहीं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आमतौर पर सुसाइड नोट में कोई भी व्यक्ति पहले एक कारण लिखता है, फिर अपने द्वारा उठाए जा रहे कदम के लिए वो लोगों को जिम्मेदार ठहराता है कि इस वजह से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। पर इस नोट में सिर्फ कुछ नाम थे जिनसे पैसे लिए गए थे, पर यह कहीं नहीं लिखा गया था कि इस वजह से पूरा परिवार आत्महत्या करना चाहता था। पर बाद में हैंडराइटिंग टेस्ट में ये राइटिंग पोपट वानमोरे की ही निकली। इसके अलावा दूसरी अजीब बात ये थी कि 9 लोगों में से 3 लोगों ने अलग घर में जाकर सुसाइड क्यों किया। जब सामूहिक रूप से आत्महत्या करनी ही थी तो एक ही घर में सबको होना चाहिए था। 6 लोग एक घर में तो बाकी 3 लोग जहर पीकर वहां से गए या दूसरे घर में जाकर उन्होंने जहर पिया, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाशों के पास सिर्फ एक जहर की शीशी मिली थी जो बहुत छोटी थी। उसमें से सभी 9 लोग जहर कैसे पी सकते थे। इनके अलावा भी कुछ बातें और थी जो पड़ोसियों और दोस्तों से पता चली और वो काफ़ी अजीब थी। ये सही था कि ये लोग भारी कर्जे में थे और वसूली करने वाले इन्हें अक्सर आकर धमकाते और अपमानित करते थे। पर इन सबके बीच दोनों वानमोरे भाई अक्सर ये भी जिक्र करते थे कि उनके पास अचानक बहुत सा धन आने वाला है। उनका किसी फॉरेन की कंपनी से करोड़ों की डील हुई है और बातचीत चल रही है। जल्द ही वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इन्होंने कई लोगों से चमत्कारी राइस पुलर कॉइन का जिक्र किया था, जिससे पैसे, सुख, समृद्धि की बारिश घर में होगी। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि उन्हें कोई जादुई चमत्कारी चीज़ मिली है जिनसे इन्हें धन संपदा का भंडार मिलने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस राइस पुलर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अगर आप गूगल या यूट्यूब पर राइस पुलर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियोज़ मिलेंगे। राइस पुलर का सीधा मतलब होता है चावल खींचने वाला। ये सालों से चला आ रहा ठगी का एक अनोखा तरीका है जिसके लालच में लोग लाखों करोड़ों रुपए लुटा बैठते हैं। राइस पुलर नाम से चमत्कारी सिक्का, लोटा या कोई बर्तन हो सकता है। इस प्रक्रिया में ठग उस मैजिक कॉइन या बर्तन से लोहे की चीज़ों के साथ साथ सफ़ेद चावल को भी खींचते हैं। ये कहा जाता है कि ये चमत्कारी चीज़ दुनिया की सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ है। यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड की एनर्जी भी ले सकता है। इसे रखने वाले इंसान पर चंद दिनों में ही पैसों की बरसात होती है, यानी उसे चारों तरफ से धन मिलना शुरू हो जाता है। राइस पुलर के जरिए ठगी करने वाले पूरे रैकेट में काम करते हैं। हर वो इंसान जो शॉर्टकट से पैसा हासिल करना चाहता है, यानी थोड़ा लालची हो, ऐसे हर इंसान का वो फ़ायदा उठाते हैं। राइस पुलर के ज़रिए लोगों को ठगने वाले इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और महंगी चीज़ बताकर बेचा करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। कई लोग तो लाखों करोड़ों रुपए तक लुटा देते हैं। यहाँ तक कि 2018 में RBI ने इस मामले में एक चेतावनी भी जारी की थी कि राइस पुलर जैसा कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है और ठगों से सावधान रहें। अब आते हैं वापस अपनी कहानी पर। जब लोगों से पूछताछ में राइस पुलर नाम सामने आया तो लगा कि शायद वानमोरे परिवार भी ऐसे ही किसी ठगी का शिकार हुआ है, पर यह सब एक अंदाज़ा ही था। इसमें सभी की मौत को आत्महत्या डिक्लेयर तो किया गया था, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी।
उन्हें अभी भी कई सवालों के जवाबों की तलाश थी। पूछताछ में ये भी पता चला था कि दोनों भाई जल्द ही अमीर बनने और कोई खजाना मिलने की बात भी करते थे। अब पुलिस ने घर वालों के मोबाइल की डिटेल्स निकलवाई। 20 जून को लाशें मिली थी तो जरूर 19 जून की रात को ही घर में कुछ हुआ होगा। इसीलिए पुलिस ने घर के आसपास, गांव के पास, सड़क, बाजार, जहां भी सीसीटीवी मिले वहां से 19 जून की रिकॉर्डिंग निकलवाई और उनको खंगालना शुरू किया। जल्दी ही गांव के एक सीसीटीवी में एक संदिग्ध कार आती और जाती हुई दिखाई दी, जिसकी टाइमिंग देर रात की थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने वालों की टाइमिंग के आसपास की ही थी। पता किया गया वो गाड़ी उस गांव की नहीं थी, उसका नंबर सोलापुर का था। उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता चला कि वो 46 साल का अब्बास अली नाम का शख्स था। उसके बारे में जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला कि वो तांत्रिक का काम भी करता है। अब यहाँ से पुलिस के कान खड़े हो गए। जल्दी अमीर बनना, गड़ा खजाना, राइस पुलर जैसी बातों से किसी भी तांत्रिक का संबंध हो सकता है। और फिर वो गाड़ी लेकर 19 जून की रात सोलापुर से सांगली के महसैल गांव क्या करने गया था। अब्बास अली अब पुलिस के शक के घेरे में था। इसी बीच कॉल डिटेल्स भी आ गई। पता चला कि अब्बास पिछले 5-6 महीने से दोनों भाई पोपट और माणिक वानमोरे के कांटेक्ट में था। इनकी अक्सर फोन पर बातें होती थी। 19 जून की रात कार में अब्बास और उसका ड्राइवर धीरज चंद्रकांत भी था। पुलिस ने सोलापुर से दोनों को अरेस्ट किया और सांगली ले आई। इनसे कुछ भी उगलवाने में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने जो कहानी पुलिस को सुनाई उसने इस केस का रुख ही पलट कर रख दिया। मास सुसाइड से अब ये मास मर्डर का केस बन गया था। 20 जून को 9 लाशें मिलने के बाद 27 जून को यानी एक हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। इस भयानक हत्याकांड के पीछे लालच और ठगी की एक ऐसी कहानी है जिससे सबको सबक लेना चाहिए। वानमोरे परिवार अच्छी खासी इनकम वाला सुखी परिवार था, लेकिन वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। एक स्टील की फैक्ट्री भी लगवाना चाहते थे, जिसका जिक्र अक्सर वो दूसरों से करते थे। अब्बास अली एक तांत्रिक था जो अपने चेले धीरज के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था। ऐसे लोग नए शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही उसे वानमोरे भाइयों के और पैसा कमाने की इच्छा का पता चला तो उसने इनसे जान पहचान बढ़ाई। धीरे धीरे अपनी बातों से उसने दोनों को झांसे में लेना शुरू किया। राइस पुलर जैसी जादुई सिक्के के बारे में कहानियां सुनानी शुरू की और उसके चमत्कार की गाथाएं सुनाई। वानमोरे परिवार का अब्बास पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। राइस पुलर के बारे में बताते बताते जल्दी ही इसने दोनों भाइयों से कहा कि आपके घर में गढ़ा हुआ खजाना है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए कई तरह की खास पूजा, तंत्र, विधि विधान करने होंगे, तभी वो खजाना मिल सकेगा। अब्बास ने इन बातों को इतने विश्वास के साथ पेश किया कि दोनों भाई लालच में आ गए। अब अब्बास ने समय समय पर घर में अलग अलग पूजा विधान करना शुरू किया। इन खास तंत्र मंत्र के नाम पर वो वानमोरे परिवार से कई किस्तों में बड़ी रकम लेता रहा था। कुछ महीनों में ही ये रकम लाखों से 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। वो ब्याज पर बड़ी रकम साहूकारों से कर्जे के रूप में उठाते और अब्बास को पूजा अनुष्ठान करने के लिए दे देते। ये कर्जा 1 करोड़ से ऊपर का हो गया था। कर्जा बढ़ने पर वसूली वाले घर आने लगे, जो इन्हें अक्सर धमकाते थे और बुरा भला कहते थे। समय बीत रहा था पर खजाने का अता पता नहीं था। इतना कर्जा सिर पर चढ़ने के बाद वानमोरे भाइयों का सब्र टूट रहा था। अब इनका अब्बास से झगड़ा शुरू हो गया। इन्होंने अब्बास से पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने अब्बास को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस के पास चले जाएंगे। पर अब्बास का इरादा तो पैसा लूटना था, पैसा वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब अब्बास ने इनसे छुटकारा पाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। उसने वानमोरे भाइयों से कहा कि ये एक आखिरी स्पेशल पूजा बची है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको खजाना मिल जाएगा। दोनों भाई उसकी बातों में आ गए। 19 जून की रात पूजा रखी गई। पूजा की सारी तैयारी की गई। अब्बास देर रात अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपना पूजा अनुष्ठान का नाटक करना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद उसने घर के सभी सदस्यों को छत पर भेज दिया। फिर उसने एक एक करके सबको नीचे बुलाया और पीने के लिए चाय दी, जिसमें जहर मिला हुआ था। चाय पीने के बाद सभी बेहोश हो गए और जिनकी बाद में मौत हो गई। आखिरी पूजा अनुष्ठान करने के लिए भी उसने पोपट और माणिक से एक रकम का इंतजाम करने को कहा था। सबके बेहोश होने के बाद अब्बास और धीरज सारा पूजा का सामान और वो पैसे समेटकर वहां से निकल गए। अब पोपट वानमोरे, उनकी पत्नी और बेटी जहर वाली चाय पीकर वहां से अपने घर गए थे या उन्हें उनके घर पर ही जहर दिया गया, इस बात का कहीं भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब्बास अली ने ही धोखे से पोपट वानमोरे से उस नोट पर सभी साहूकारों के नाम लिखवाए थे कि वो उन्हें तंग कर रहे हैं, और इसी को सुसाइड नोट बनाकर वहां छोड़ा गया था ताकि पुलिस इसे एक सामूहिक खुदकुशी का मामला मानकर केस बंद कर दे।
और शुरुआत में ऐसा हुआ भी, पर एक हफ्ते में ही पूरी कहानी पलट गई। अब्बास और धीरज न्यायिक हिरासत में हैं। इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। ये कहानी इंसानी लालच की ऐसी दास्तान है जिसने एक पढ़े लिखे सुखी परिवार के लोगों की अकल पर भी पर्दा डाल दिया। वो लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने परिवार की तरफ आती हुई मौत की आंधी को वो देख ही नहीं पाए।